हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और एक स्टैंडर्ड लेवल को इसमें मेंटेन किया गया है। तो आज बिहार स्पेशल से संबंधित 100 MCQ इस प्रैक्टिस सेट में है, तो 100 MCQ को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पीर मोहम्मद मुनीस निम्नलिखित में से किस उपनाम का इस्तेमाल अपने लेखों में किया करते थे? तो पीर मोहम्मद मुनीस निम्नलिखित में से किन उपनाम का प्रयोग अपने लेखों में करते थे? इसका आंसर हो जाएगा, तीनों इसमें करेक्ट है। दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर एक का हो जाएगा डी। एक और बात आप लोग याद रखेंगे कि पीर मोहम्मद मुनीस को कलम के सत्याग्रही के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो पीर मोहम्मद मुनीस कलम के सत्याग्रही के रूप में भी जाने जाते हैं। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, चंपारण में एक किसान की संतान के विवाह के समय उस पर किस प्रकार का कर आरोपित किया जाता था? यानी कि किसी किसान की अगर संतान की किसान के संतान का विवाह होता था तो उस पर किस प्रकार का टैक्स लगता था? तो उस समय किसानों के अगर संतान की विवाह होती थी तो उस पर जो टैक्स लगता था, टैक्स वसूली की जाती थी, उसे मारवाज कहा जाता था। दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जो पैन खर्चा है वह जो सिंचाई कर है एक तरह का। पैन आपने गांव में नाम सुना होगा, पैन आहार पोखर। ठीक है, तो पैन खर्चा एक प्रकार का सिंचाई कर होता था। बेचाई जो होता था वह अनाज को बेचने पर जो टैक्स लगता था उसे बेचाई कर कहा जाता था। ठीक है, और जो सगौरा था वह विधवाओं का अगर पुनर्विवाह किया जाता था तो विधवा पुनर्विवाह के समय जो टैक्स लगता था उसे सगौरा कहा जाता था। ठीक है, तो मारवाज जो था वह किसानों के संतान की विवाह पर जो टैक्स लगता था उसे मारवाज कहा जाता था। दो का करेक्ट आंसर सी। अगला है, राजनीतिक कार्यों के लिए इंग्लैंड जाने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? यानी कि बिहार की पहली महिला जो राजनीतिक कार्यों के लिए ब्रिटेन गई, निम्नलिखित में से कौन थी? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेगम हसन इमाम। ठीक है, बेगम हसन इमाम जो है वह राजनीतिक कार्यों से इंग्लैंड जाने वाली पहली महिला थी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए जब 1919 का अधिनियम आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, तो उसके अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये इंग्लैंड गई थी। तो तीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो बेगम हसन इमाम है वह हसन इमाम की पत्नी है। हसन इमाम आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो हसन इमाम की पत्नी है बेगम हसन इमाम, जो कि राजनीतिक कार्यों के लिए इंग्लैंड जाने वाली बिहार की पहली महिला थी। तीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, वे बिहार के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 26 जनवरी 1940 को भारत रक्षा अध्यादेश डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस के तहत हुसैनाबाद पलामू में गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए अफगानिस्तान भी गए थे। यहाँ किस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की जा रही है? यानी कि ये जो घटना का वर्णन किया गया है वे निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जो वर्णन किया गया है वह बसावन सिंह से संबंधित है। चार का करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पाँच का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कई सारी कृतियां ऐसी है जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो हो गया यहाँ पे एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, दूसरा है सत्याग्रह इन चंपारण, चंपारण में सत्याग्रह, सत्याग्रह इन चंपारण। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इसे। एक और इनकी महत्वपूर्ण है इंडिया डिवाइडेड, काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते होंगे। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, तीन हो गया यहाँ पे। चौथा है महात्मा गांधी एंड बिहार,
सम रेमिनिसेंस, ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार के नाम से आप लोग याद रखेंगे। और एक और है इनकी कृति आत्मकथा, या बांकीपुर जेल में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उस समय उन्होंने लिखा था। तो इस प्रकार से 5-6 रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कल के एमसीक्यू में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। छः का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो बिहार से संबंधित हैं? कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है 7 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुंगेर में यदुनंदन शर्मा ने बकास्त भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है कार्यानंद शर्मा ने बिहार के गया के रेउरा गांव के काश्तकारों के समर्थन में रेउरा सत्याग्रह किया। देखिए यहाँ पे गलती, यहाँ पे प्रश्न उल्टा दिया गया है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मुंगेर में बकास्त भूमि आंदोलन के लिए यदुनंदन शर्मा नहीं बल्कि कार्यानंद शर्मा ने नेतृत्व किया था। यहाँ पे होगा कार्यानंद शर्मा, ठीक है। बकास्ता भूमि मुंगेर कार्यानंद शर्मा। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है कि कार्यानंद शर्मा ने गया में, तो गया में कार्यानंद शर्मा ने नहीं बल्कि यदुनंदन शर्मा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा डी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए दूसरा अधिवेशन जो हुआ है बिहार प्रांतीय किसान सभा का, वह 1934 ईस्वी में गया में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। और अगर बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन देखा जाए तो पहला अधिवेशन 1929 में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, ठीक है। पहला हो गया 1929 सहजानंद सरस्वती, दूसरा अधिवेशन 1934 गया में, और तीसरा अधिवेशन जो है 1935 में हाजीपुर में और पुनः सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण है बिहार प्रांतीय किसान सभा का 3 अधिवेशन, और तीनों अधिवेशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। 8 का आंसर हो जाएगा डी। 1907-9 में बिहार में दूसरे नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दूसरे नील विद्रोह का नेतृत्व उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, शेख गुलाब, शेख रजब अली, पीर मोहम्मद मुनी, सभी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गए प्रतिनिधि मंडल का सदस्य नहीं था? ठीक है, यानी कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो इसका देखिए, राजकुमार शुक्ल इसके सदस्य थे, पीर मोहम्मद मुनीस भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे और हरिवंश सहाय भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। लेकिन नरहरि पारिक जो हैं, नरहरि पारिक इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं थे। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किसने की थी? पटना युवक संघ कब हुई स्थापना? 1927। तो बताइए किसने की थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा 1927 में की गई थी। ठीक है, इसके साथ आप लोग याद रखेंगे, ये तो हो गया पटना युवक संघ 1927। ठीक है, एक है बिहार युवक संघ। बिहार युवक संघ 1928 में ज्ञान साहा इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो पटना युवक संघ 1927 एम.एन. राय, बिहार युवक संघ 1928 ज्ञान साहा, और एक है पाटलिपुत्र युवक संघ। पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में रामवृक्ष बनीपुरी और अंबिकाकांत सहाय के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये 3 युवक संघ है। आप लोग तीनों का नाम, संस्थापक, स्थापना कब हुई याद रखेंगे। अगला है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इस संगठन के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो इस संगठन के नेतृत्व की जिम्मेदारी बंकिम चंद्र मित्रा को सौंपी गई थी। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 13 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, सही या गलत देख लेते हैं। यहाँ पर है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को हम लोगों को चूज करके बताना है। पहला है, कुंवर सिंह ने सर एडवर्ड लुगार्ड के विरुद्ध बीबीगंज के निकट युद्ध लड़ा था। देखिए, कुंवर सिंह ने बीबीगंज का युद्ध तो लड़ा था, लेकिन यह सर एडवर्ड लुगार्ड के विरुद्ध नहीं बल्कि विंसेंट आयर के खिलाफ, विंसेंट आयर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई ली ग्रैंड के खिलाफ लड़ी थी, यह बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो पहला गलत है, दूसरा सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीखा और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण प्राप्त किया। चंपारण सत्याग्रह के लिए यह किसने कहा था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में यह किसने स्टेटमेंट दिया कि चंपारण सत्याग्रह के कारण राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीखा और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण प्राप्त किया। तो यह स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। इसका करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा, ए। अगला है, सदाकत आश्रम के लिए किसने अपनी जमीन दान में दी थी। तो सदाकत आश्रम के लिए अपनी जमीन दान में देने वाले थे खैरू मियाँ। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। सदाकत आश्रम की जो स्थापना है मजहरुल हक के द्वारा की गई है। ठीक है, लेकिन अपनी जमीन जिन्होंने दान में दी थी सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए वे थे खैरू मियाँ। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। बिहार के किस नेता ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक कोबरा बिल कहा था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को ब्लैक कोबरा बिल की संज्ञा बिहार के किस नेता ने दी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, यानी कि सरफराज हुसैन खान। ठीक है, देखिए, सरफराज हुसैन खान, जब रॉलेट एक्ट आया था तो पटना में विरोध चल रहा था रॉलेट एक्ट का, तो पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान ही सरफराज हुसैन खान ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक कोबरा बिल की संज्ञा दी थी। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। असहयोग आंदोलन के दौरान खुसरूपुर गांव में उनके देशद्रोही भाषण के लिए सरकार के द्वारा घोषित राजनीतिक संदिग्ध कौन था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि तुलसी सिंह। तुलसी सिंह असहयोग आंदोलन के दौरान खुसरूपुर गांव में उनके देशद्रोही भाषण के लिए बिहार और उड़ीसा इन दोनों सरकार के द्वारा घोषित राजनीतिक संदिग्ध व्यक्ति थे। आंसर हो जाएगा 17 का, बी, यानी कि तुलसी सिंह। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को यहाँ पर बताना है। पहला, सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के मुसलमानों ने भी खादी और स्वदेशी के प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई या भाग लिया, सही है। दूसरा है, तारकेश्वरी सिन्हा एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थीं जिन्होंने सबना अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, गलत है। तारकेश्वरी सिन्हा, अगर आप बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो यह क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, न कि सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन चंपारण एग्रेरियन कमेटी में शामिल नहीं था। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, यानी कि एस.एल. टेलर चंपारण एग्रेरियन कमेटी में शामिल नहीं थे। अब सवाल उठता है कि आखिर चंपारण एग्रेरियन कमेटी में कौन कौन थे। ठीक है, तो एक तो हो गया एल.सी. अदामी। ठीक है, एल.सी. अदामी के बाद एक तो हो गए एल.सी. अदामी, दूसरा डी.जे. रीड, ये दो हो गए। इसके अलावा एफ.जी. सलाई शामिल थे इसमें, कृत्यानंद सिंह भी इसमें शामिल थे। ठीक है, जी रैने शामिल थे और एम.जी. महात्मा गांधी शामिल थे, जी रैने। ठीक है, तो ये 6 मेंबर शामिल थे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर इसमें शामिल थे। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी कब रिपोर्ट अपना सौंपा था, तो 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंपा था। विधानसभा में इसे 29 नवंबर 1917 को विधानसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इसने 1918 ईस्वी में अधिनियम का रूप लिया था, यानी विधानसभा से पारित हुआ था। ठीक है, तो यह हो गया चंपारण एग्रेरियन कमेटी के बारे में। तो 19 का जो एस.एल. टेलर थे इसमें शामिल नहीं थे, 19 का आंसर हो जाएगा, सी। अगला है, जयप्रकाश नारायण के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन को बताना है, जो कि जेपी के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है, देखिए ऑप्शन इसका पहले आगे देख लीजिए।
ऑप्शन 1 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए इसे। जयप्रकाश नारायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह सही है। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें नासिक जेल में रखा गया था, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? बहुत आसान प्रश्न है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना पहला कारखाना 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। अगर ओवरऑल देखें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत लेवल पे देखा जाए तो 1905 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन अगर पटना में पहली फैक्ट्री पूछेगा तो पटना में पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। पलामू क्षेत्र जो कि अब झारखंड में है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है, भूषण सिंह। ठीक है, यहाँ पे भूखन नहीं होगा, ये भूषण सिंह होगा। इसको आप लोग देख लेंगे। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कब हुआ था चेरो विद्रोह? लगभग 1800 ईस्वी के आसपास में चेरो विद्रोह हुआ था। चंपारण में नील की खेती की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? यह भी आसान प्रश्न है। चंपारण में जब आप चंपारण नील सत्याग्रह पढ़े होंगे तो वहाँ पर नील की खेती के लिए कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो जरायत, असामीवार, ये सब जो प्रणाली है वह चंपारण में नील की खेती के दौरान प्रयोग किया जाता था। तो ये दोनों एक से अधिक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी करेक्ट है। 23 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 24 नंबर सवाल है, वह अपने देशवासियों की सेवा में एक फकीर की तरह रहे, यह कथन गांधी जी ने किसके लिए कहा था? यानी कि गांधी जी ने किस पर्सनालिटी की विशेषता बतलाते हुए कहा था कि वे अपने देशवासियों की सेवा में एक फकीर की तरह लगे रहें? बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रोफेसर अब्दुल बारी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। बिहार में हरिजन सेवक संघ की शाखाएं कब खोली गई थी? हरिजन सेवक संघ की शाखाएं बिहार में कब खोली गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1932 में। अब देखेंगे कि गांधी जी के आह्वान के पश्चात हरिजन सेवक संघ का गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया था हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और 30 सितंबर को, पूरा अगर डेट देखा जाए तो 30 सितंबर 1932 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और बिहार में भी 1932 ईस्वी में ही इसकी एक शाखा स्थापित की गई। अगला सवाल है, कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पहला, ध्रुव दल का गठन कटिहार में ध्रुव कुमार कुंडू की हत्या की प्रतिक्रिया में किया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की घटना है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन के दौरान कटिहार के एक थाने पर झंडा फहराने की कोशिश करने के दौरान ध्रुव कुमार कुंडू की हत्या प्रतिक्रिया स्वरूप कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका पहला नंबर स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है। दूसरा, सारण थाने पर झंडा फहराने की कोशिश करते समय फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव घायल हो गए थे, यह गलत है। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है वह सारण थाने पर झंडा फहराने के दौरान नहीं बल्कि सिवान थाने में झंडा फहराने की कोशिश करने के दौरान भी घायल हो गए थे। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए। साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा था? बहुत आसान प्रश्न है। 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन पटना पहुंचा था। साइमन कमीशन के खिलाफ देखेंगे तो बिहार में किसके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह के खिलाफ, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में काफ़ी ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया था और साइमन कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 को पहुँचा था। श्री कृष्ण सिंह पर 1923 में किस नाटक के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत दुर्दशा। 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह पर नाटक भारत दुर्दशा के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का बी। गांधी जी ने किसे चंपारण की आत्मा कहा है? बताइए, चंपारण की आत्मा गांधी जी ने किस पर्सनालिटी को कहा है? ब्रजकिशोर प्रसाद को। गांधी जी ने ब्रजकिशोर प्रसाद को चंपारण की आत्मा कहा है। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
बिहार में तिलक स्वराज कोष का धन या चंदा एकत्र करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? ठीक है, तो तिलक स्वराज कोष का धन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती को सौंपी गई थी। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साक्षात्कार किसने लिया था? गांधी जी का साक्षात्कार जो है वह चंपारण सत्याग्रह के दौरान मॉड के द्वारा लिया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर मॉड कौन थे? ठीक है, तो उस समय तत्कालीन समय में बिहार और उड़ीसा सरकार की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे मॉड, जिनके द्वारा गांधी जी के साथ साक्षात्कार हुआ था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1914 में बांकीपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो बांकीपुर में 1914 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन ब्रजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। ठीक है, ऐसे अगर बिहार प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना देखेंगे तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अगर पहली बैठक आप देखें, पहली बैठक इसकी 1908 में हुई थी सर अली इमाम की अध्यक्षता में, सर अली इमाम की अध्यक्षता में। तो आप लोग याद रखेंगे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन पहली बैठक 1908 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में। दूसरी बैठक अगर देखा जाए तो भागलपुर में 1909 में सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन पहली बैठक 1908 सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में, दूसरी बैठक भागलपुर 1909 में सच्चिदानंद सिंह की अध्यक्षता में, और 1914 में बांकीपुर में ब्रजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। पहला, इसका उद्देश्य समाजवादी विचारों का प्रसार करना तथा मजदूरों और किसानों को संगठित करना था। बिल्कुल सही है। और इसका गठन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, यह भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे पूछा जाता, केवल आपसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर आपसे पूछा जाता अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया? ठीक है, तो देखिए 3 अधिवेशन बिहार में हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, पहला हुआ है 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में RN मधोलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद हुआ है 37वां अधिवेशन गया में, कब हुआ? 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। और इसके बाद हुआ है 53वां अधिवेशन रामगढ़, जो कि झारखंड में चला गया है अब, पहले बिहार का ही भाग था। रामगढ़ आप मानकर चलिए, रामगढ़ उस समय बिहार में आता था। ठीक है, हुआ था मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में 1940 में। ठीक है, ये 3 अधिवेशन कांग्रेस का बिहार में हुआ है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ बताइए? 37वां अधिवेशन गया में हुआ। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 35 नंबर सवाल, सही कथन की पहचान करना है। पहला, पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने 1906 में की थी। सही है। बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना 1906 में की गई थी, यह भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए। बिहार के नवपाषाणकालीन स्थलों के संबंध में गलत मिलान की पहचान करें। बिहार में नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में गलत मिलान की पहचान करें। कौन गलत मैच है इसे बताना है। ठीक है, पहला है जेठियन नालंदा, बिल्कुल सही है। चिरांद छपरा सही है। ताराडी बोधगया सही है। सेनुआर बक्सर में नहीं है, बल्कि सेनुआर नवपाषाणकालीन स्थल तो है, लेकिन यह रोहतास में स्थित है। ठीक है, तो गलत मिलान कह रहा है, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 37, मगध के किस शासक ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था? भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। कहाँ है भरहुत स्तूप? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है भरहुत स्तूप। आप लोग याद रखेंगे, भरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश सतना जिले में स्थित है, उसका निर्माण मगध के यशस्वी शासक अशोक के द्वारा की गई थी।
अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा कथन सत्य है? अंग के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर मगध में मिलाने वाला शासक था बिंबिसार। सही है। अंग को प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो मगध का हिस्सा बनाने वाला शासक था बिंबिसार। बज्जी पर विजय प्राप्त कर उसे मगध में मिलाने वाला शासक अजातशत्रु था। यह भी सत्य है। तो दोनों सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा ए। अगला भी है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। सही कथन को यहाँ पर डिस्कस करना है, सही कथन को बताना है। अथर्ववेद के अनुसार बिहार को पहले किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। देखिए, बिहार को किकट अथर्ववेद में नहीं बल्कि ऋग्वेद में कहा गया है। तो पहला इसका गलत हो गया। दूसरा, पुराणों में गया के आसपास के क्षेत्र को असुर कहा गया है, यह सही है। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही हो गया, पहला तो गलत हो गया। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्रोत से हमें अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या की जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है। तो यह महावंश में कहा गया है। महावंश स्रोत के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किस इतिहासकार ने पाटलिपुत्र का उल्लेख पोलीब्रोथा के रूप में किया है? बहुत महत्वपूर्ण और आसान सवाल है। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा है? तो इंडिका ने मेगास्थनीज ने इंडिका में, हमने उल्टे बोल दिया, इंडिका पुस्तक का नाम है। ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा की संज्ञा दी है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय में कौन निम्नलिखित में से पुस्तकालय नहीं है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय महत्वपूर्ण है, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। लेकिन रत्न गर्भा नामक पुस्तकालय की चर्चा हमें कहीं भी नहीं मिलती। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। रत्न सागर का मतलब होता है रत्नों का सागर, रत्नदधि का मतलब भी होता है रत्नों का सागर, और रत्न रंजक का मतलब होता है रत्नों से सुसज्जित। ठीक है। तो ये 3 जो पुस्तकालय हैं इसकी चर्चा हमें नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलती है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा रत्नगर्भा। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को पहचान करना है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला है, महिलाओं को बौद्ध संघों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। देखिए, यह कथन गलत है। महिलाओं को देखेंगे कि बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया जाने लगा था आगे चलकर। ठीक है। और मौसमी जो महाप्रजापति गौतमी थी, तो महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, बुद्ध के अनुसार तृष्णा लोभ लालच इच्छा ही सभी दुखों का मूल है, सभी दुखों का मूल कारण है। यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। 43 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन की पहचान करें, कौन सा कथन सही है। ठीक है। 44, जरासंध बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक जो था वह जरासंध नहीं था। देखिए, बृहदत्त वंश की स्थापना जो है वह बृहदत्त के द्वारा की गई थी, और अंतिम शासक इसका रिपुंजय था। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। हर्यक पहला तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बृहदत्त वंश का अंतिम शासक जरासंध नहीं बल्कि रिपुंजय था। ठीक है। दूसरा, हर्यक वंश की स्थापना बिंदुसार ने की थी, अभी गलत है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी, और नागदशक इसका हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसका 44 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सत्य नहीं है। कौन सा राजवंश पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? तो इसका नंद वंश आएगा। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के जो शासक थे वे नाई जाति से, महापद्म नंद वगैरह जो है वे नाई जाति से संबंधित थे, ऐसा हिस्टोरियन के इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। ठीक है। तो इसका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 46, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? ठीक है। तो बताइए, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए, पहला बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई। ठीक है। पहला बौद्ध संगीति में
दूसरा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, महासांघिक और स्थिरवादी, स्थविरवादी। ठीक है। तीसरा में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। पहला में विनय और शुद्ध पिटक, तीसरा में अभिधम्म पिटक और चौथा में हीनयान और महायान। ठीक है। आप लोग इन चारों बौद्ध संगीति का याद रखेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी। अगला है महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन किस महाजनपद की राजधानी में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मल्लों की राजधानी कुशावती में। 47 का करेक्ट आंसर बी। कुशीनगर, मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी। ठीक है। कहाँ पर थे? 47 का हो गया। अगला आइए 48। अवंती राजा को मगध साम्राज्य के अधीन किस राजा के द्वारा लाया गया था? तो अवंती साम्राज्य को मगध के अधीन शिशुनाग के द्वारा लाया गया था, जो कि नागवंश का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा सी। मिथिला क्षेत्र में पंचायती राज लागू करने वाला पहला कर्नाट शासक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। मिथिला क्षेत्र में पंचायती राज लागू करने वाला पहला कर्नाट शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गंगदेव। गंगदेव जो था वह कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव का पुत्र था गंगदेव। ठीक है। मिथिला में पंचायती राज लागू करने का पहला श्रेय गंगदेव को ही जाता है और इसने अपनी राजधानी जो थी, दूसरी राजधानी दरभंगा को बनाया था। ठीक है। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल आपको अक्सर कहीं नहीं मिल पाता है। राजनीति रत्नाकर, बहुत आसान प्रश्न है। राजनीति रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रेश्वर के द्वारा। इसका आंसर 50 का हो जाएगा बी। बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन की पहचान करना है बख्तियार खिलजी के बारे में। ठीक है। पहला, उसने अपनी राजधानी लखनऊती स्थानांतरित की थी। बिल्कुल सही है। इसने अपनी राजधानी को लखनऊती बनाया था। बख्तियार खिलजी जब यहाँ पे आक्रमण किया था बिहार, ठीक है, तो उसने अपनी राजधानी को लखनऊती स्थानांतरित किया था। दूसरा, उसका मकबरा बख्तियारपुर में है। गलत। इसका मकबरा जो है वह बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ। ठीक है। तो सही कथन की पहचान करें। केवल एक सही है। 51 का आंसर हो जाएगा ए। शेर शाह के प्रशासन में सिकदार का क्या अर्थ है? सिकदार का क्या अर्थ है शेर शाह के प्रशासन में? तो सिकदार सैन्य अधिकारी को कहा जाता था। 52 का आंसर हो जाएगा सी। शेर शाह का साम्राज्य अगर आप देखेंगे तो 47 सरकारों में विभाजित था उस समय। ठीक है। उस समय शेर शाह का जो सरकार था, प्रशासन था, वह 47 सरकारों में विभाजित था। ठीक है। तो सिकदार जो था वह सैन्य अधिकारी सिकदार कहलाता था। बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन था? बहुत आसान प्रश्न है। अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी था। बिहार में अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी था। यह अकबर बेसिकली इस अकबर के खिलाफ इसने मोर्चा संभाल लिया था, इसीलिए अकबर ने इसके खिलाफ आक्रमण किया था और यह अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी यह कर्रानी वंश का शासक था, जिसकी स्थापना 1564 में ताज खां कर्रानी के द्वारा की गई थी। अगला बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला मैच करना है यहाँ पे आपको। ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 इसे आपको यहाँ पर मैच करना है। जिसे आप जानते हैं उससे पहले मैच कर लीजिए। जैसे तबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज होता है। ठीक है। तो ए का आंसर हो जाएगा 4। फिरदौसी सिलसिला के संरक्षक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मखदूम उल मुल्क बिहारी, यानी कि बी का 3। ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, ये इन दोनों में है। आगे चलिए। तारिख ए दाऊदी जो है अब्दुल्ला की रचना है। ठीक है। तो डी का हो जाएगा 1, तो सी का क्या बचेगा 2। 4 3 2 1, इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी। देश की पहली महिला सूफी संत मखदूमा बीबी कमाल का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बीबी कमाल का मकबरा बताइए कहाँ पर है? बीबी कमाल का मकबरा तो यह जहानाबाद में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन की पहचान करना है। ठीक है।
पहला, मनेर शरीफ में मखदूम याह्या मनेरी का मकबरा बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, मनेर शरीफ में देखेंगे तो दो बहुत लोकप्रिय मुस्लिम मकबरा है। ठीक है, एक तो मखदूम याह्या मनेरी का है जिसे बड़ी दरगाह के रूप में जाना जाता है, और दूसरा जो मनेर शरीफ में मकबरा है वह मखदूम शाह दौलत की मकबरा है। ठीक है, इसे छोटी दरगाह के रूप में जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, मनेर शरीफ में दो दरगाह हैं, पहला मखदूम याह्या मनेरी की जिसे बड़ी दरगाह के रूप में जाना जाता है, दूसरा मखदूम शाह दौलत की जिसे छोटी मकबरा के रूप में जाना जाता है। तो पहला सही हो गया। दूसरा, मखदूम शाह दौलत का मकबरा छोटी मकबरा के रूप में अभी हमने बता दिया। अगला है, मखदूम दौलत के मकबरे का निर्माण अबरार खान के द्वारा किया गया था, यह गलत है, शिष्य इब्राहिम खान के द्वारा किया गया था, इब्राहिम खान। तो तीसरा गलत, तो पहला और दूसरा सही है, 56 का आंसर हो जाएगा बी। पटना में राज्याभिषेक करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर पहला शासक था, मुगल शासक, जिसका पटना में राज्याभिषेक हुआ था। 57 का आंसर बी। तिरहुत पर आक्रमण के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इसका प्रबंधन किसे सौंपा था? तो तिरहुत पर आक्रमण के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कामेश्वर ठाकुर को अपना तिरहुत का प्रबंधन कार्य सौंपा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलत कथन की पहचान करना है। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। पहला, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, यह बिल्कुल सही है। कौन कौन 7 जिले? आप लोग एक बार देख लीजिए। किशनगंज है, इधर से आप लोग शुरू करिए, या तो पूरब से या तो पश्चिम से। ठीक है, किशनगंज है, अररिया, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे नेपाल के साथ सीमा साझा होता है। अररिया जिला नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, यह गलत है। पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है जिसे पीके स्क्वायर के रूप में जाना जाता है। कौन कौन? पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ठीक है, तो अररिया बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो गलत कथन तो केवल 2 गलत है, 59 का आंसर हो जाएगा ए। संबंधित युग और भूवैज्ञानिक संरचना के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, पहला, यहां पर है कि सही कथन को पहचान करना है, कौन सा कथन सही है। पहला है पूरा पाषाण युग, आग्नेय चट्टान। देखिए, पूरा पाषाण युग के दौरान आग्नेय चट्टान नहीं बल्कि धारवाड़ चट्टानें मिलती है। ठीक है, अगला है मध्य पाषाण युग, धारवाड़ चट्टान। गलत, मध्य पाषाण युग में बिंद चट्टानें मिलेगी। अब बताइए कि बिहार के किस जिले में बिंद क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है? कैमूर, रोहतास में बिहार में बिंद चट्टानें मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कैमूर और रोहतास को छोड़कर दक्षिणी बिहार के डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, मुंगेर हो गया, औरंगाबाद, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है दक्षिणी बिहार का बॉर्डर, वहाँ पे धारवाड़ मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। तीसरा, चतुर्थ क्वाटरनरी युग, गंगा का मैदान, यह बिल्कुल सही है। तो सही कौन है? तो केवल 3 सही है, 60 का आंसर हो जाएगा सी। बख्तियार खिलजी की बीमारी का सफल इलाज किसने किया था? बख्तियार खिलजी की बीमारी का सफल इलाज किसने किया था? बताइए। राहुल श्रीभद्र के द्वारा किया गया था इसका इलाज। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राहुल श्रीभद्र जो थे वे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी की बीमारी जब वो आक्रमण किया था तो उस समय की घटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए। पाल राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। सही कथन को बताना है। पहला, धर्मपाल ने महाराजा धीराज परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी, बिल्कुल सत्य है। पाल वंश का अंतिम शासक देवपाल था, गलत है। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। ठीक है, इसका शासन कब से कब तक रहा है? 1158 से 1162 तक गोविंद पाल, जो कि पाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। ठीक है, तो सही कथन बताइए आप क्या होगा सही कथन? तो केवल 62 का आंसर हो जाएगा ए। किस सिख गुरु ने अपनी पहली उदासी के दौरान बिहार में सासाराम, मुंगेर, पटना, राजगीर और बोधगया का दौरा किया था? ठीक है, कौन सिख गुरु थे जिन्होंने सासाराम, मुंगेर, पटना, राजगीर, बोधगया का दौरा किया था? ऑप्शन देकर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव सिख धर्म के कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे।
सॉरी, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ठीक है। और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, गुरु नानक देव। अगला है, टसर रेशम का निर्माण करने वाले कीड़े मुख्य रूप से किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो टसर रेशम का निर्माण करने वाले कीड़े जो है मुख्य रूप से अर्जुन वृक्ष पर पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब सवाल है कि यह प्रश्न यहाँ पर क्यों पूछा गया? तो चूंकि टसर रेशम भागलपुर में, बिहार में मिलता है, ठीक है। तो अर्जुन वृक्ष जो है वह भी भागलपुर में ही पाया जाता है। तो इसका 64 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार की सबसे अधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? बिहार की सबसे अधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक साक्षर जनजाति जो है वह उराव है। उराव जो है वह बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जिले जैसे रोहतास में रहते हैं उराव जनजाति के लोग। इसके अलावा सुपौल में भी उराव जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा सी। अगर आएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति रहती है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में संथाल जनजाति रहते हैं। कुल जनजाति आबादी का लगभग 48% केवल संथाल जनजाति हैं। उद्योग और उनकी अवस्थिति के बारे में सही सुमेलित युग्म की पहचान करें, ठीक है। कौन सा इसमें से सही है? पहला है भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग। तो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है, ना कि मधेपुरा में, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा में है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सही है? तो केवल बी सही है, 66 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 67, बिहार की नदियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सही कथन को चूज करके यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, कोसी नदी खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। देखिए, जो कोसी नदी है यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला है, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के पास गंगा में मिलती है। तो बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के पास गंगा में नहीं मिलेगी, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि बूढ़ी गंडक जो है मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि खगड़िया में मिलेगी। और कोसी जो है गंगा में कुर्सेला कटिहार में मिलेगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। कोसी नदी खगड़िया के पास नहीं, कुर्सेला कटिहार के पास, और बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के पास नहीं बल्कि खगड़िया के पास गंगा में मिलेगी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर 67 का हो जाएगा डी। बिहार के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। बिहार का एकमात्र जिला जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया। पाइराइट पाया जाएगा रोहतास में, ठीक है। यूरेनियम मिलेगा आपका गया में। बिहार की मृदा संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मृदा संरचना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन कौन सा है, सही कथन यहाँ पर बताना है, ठीक है। पहला है, बांगर मिट्टी प्लस चिकनी मिट्टी बराबर बलसुंदरी मिट्टी। यह गलत है। बांगर मिट्टी प्लस चिकनी मिट्टी ये दोनों मिलकर करैल कैवाल मिट्टी बनेगी। और करैल कैवाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है बिहार के किस क्षेत्र में? दक्षिणी बिहार, ठीक है। पहला गलत हो गया। अब आइए दूसरा, बांगर मिट्टी प्लस चूना इक्वल टू करैल कैवाल मिट्टी, यह भी गलत है। बांगर मिट्टी और चूना ये दोनों मिलकर बालसुंदरी मिट्टी बनेगी। और बालसुंदरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? उत्तर बिहार। अगला, अनुत्पादक लवणीय ऊसर मिट्टी पाई जाती है सिवान में। यह सही है, ठीक है। ऊसर मिट्टी सिवान में आपको मिलेगी, लवणीय मिट्टी। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया, केवल 3 सही है, यानी कि 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला 70 नंबर सवाल है, बिहार में झरनों के संबंध में सुमेलित युग्म की पहचान करें। यानी कि झरना के बारे में कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सुमेलित है। सुमेलित युग्म की पहचान करना है। पहला है ककोलत कैमूर। ककोलत जो है वह कैमूर में नहीं बल्कि नवादा में है। जियार कुंड भोजपुर, यह तो सही है। करकटगढ़ नवादा नहीं बल्कि कैमूर में।
तो प्रश्न है सुमेलित युग्म की पहचान करें, तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसके अलावा भी बिहार में कई सारे झरना है, जैसे आप देखेंगे ककोलत हो गया, करकटगढ़ यहाँ पे हो गया, जैसे आप धुआं कुंड देखें सासाराम में है, तेलहर कैमूर में है, कशिश जलप्रपात भी कैमूर रोहतास में है, ठीक है। जियार कुंड भोजपुर हो गया फुलवरिया नदी पर, तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ पर है, रोहतास में कछुआर नदी पर, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग एक जगह लिखकर आप लोग याद कर लीजिए। तो जियार कुंड जलप्रपात ये तो ठीक है, भोजपुर में स्थित है फुलवरिया नदी पर, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 70 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व को पानी उपलब्ध नहीं कराती है? तो गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व को कन्हर पानी प्रोवाइड कराती है, महानंदा भी पानी देती है वहाँ पे, गंगा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कोसी। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गोगाबिल कहाँ पर स्थित है बताइए, किस जिला में? गोगाबिल कटिहार में स्थित है, कटिहार। यह राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन की पहचान करना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10, 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश, यहाँ उत्तरी अक्षांश लिखना चाहिए, तो उत्तरी अक्षांश सही है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु AW प्रकार की है। देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वह उत्तर बिहार की जो जलवायु है वह CWG है, और दक्षिण बिहार की जो जलवायु है वह AW है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। बिहार का सबसे उष्ण और सबसे सर्द जिला गया है, यह सही है। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 72 का आंसर सी। बिहार में किस नदी पर तेयूर नहर का निर्माण किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तेयूर नहर का निर्माण बिहार में किस नदी पर किया गया? तो गंडक नदी पर इसका निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजगीर को नहीं घेरती है? देखिए राजगीर जो है वह 5 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इन 5 पहाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो 5 पहाड़ियों में रत्नागिरी है, विपुलगिरी है, वैभवगिरी है, सोनगिरी है और उदयगिरी है, ठीक है। राजगीर इन 5 पहाड़ियों से मिलकर बना है। तो आप बताइए कि यहाँ पर सवाल है कि कौन सी पहाड़ी राजगीर को नहीं घेरती? तो ये हो जाएगा ब्रह्मयोनी। ब्रह्मयोनी जो है वह गया में स्थित है, गया, ठीक है। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है 75 नंबर, कौन सा कथन सही है? संतपुर रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ श्रेणी का विस्तार है, यह भी सही है। अभी हमने बताया कि कैमूर और रोहतास को छोड़कर वहां पे अगर आप दक्षिणी बिहार का देखेंगे तो वहां पे बेसिकली धारवाड़ संरचना देखने को मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार के GI टैग वाले उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GI टैग के बारे में विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन पहले आगे देख लीजिए। 76, 1 और 2, केवल 2, केवल 1, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब आइए, पहला है कौन सा? अब सही और गलत क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। 76 गलत कथन की बात कह रहा है, ठीक है। गलत कथन इसमें से चूज करना है। बिहार के GI टैग के बारे में गलत कथन को बताना है। पहला, बिहार का पहला GI टैग उत्पाद मधुबनी पेंटिंग है, यह सही है। और मधुबनी पेंटिंग को GI टैग जो है वह 2007 में दिया गया था और GI टैग पाने वाला बिहार का पहला उत्पाद था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा, रोहतास के मिर्चा चावल को 2023 में GI टैग दिया गया है। देखिए मिर्चा चावल को जो GI टैग दिया गया है वह रोहतास को नहीं बल्कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ठीक है। तो गलत में दूसरा गलत हो गया। तो 76 का आंसर होना चाहिए केवल 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। गलत सुमेलित युग्म की पहचान करें। कौन सा यहाँ पर गलत सुमेलित है? ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर पूर्वी चंपारण में नहीं बल्कि पश्चिम चंपारण में उदयपुर है। अगला, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा, सही है। भीम बांध मुंगेर में, यह भी सत्य है। कांवर झील बेगूसराय में, यह भी सत्य है। और राज्य का पहला रामसर स्थल कांवर झील ही है। और हाल ही में अन्य 2 रामसर स्थल नागी और नकटी पश्य अभयारण्य को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये तीनों सही है, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा, भीम बांध मुंगेर, कांवर झील बेगूसराय। लेकिन पहला उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य गलत है, क्योंकि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है, न कि पूर्वी चंपारण में। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अगला है गुरपा हिल कहाँ पर स्थित है, तो गुरपा हिल गया में स्थित एक पर्यटन स्थल है। 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किस कला को स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है और यह कहानी के अनुक्रमिक चित्रांकन के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो स्क्रॉल पेंटिंग है वह मंजूषा कला है। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस नदी पर जगदहवा बांध बनाया गया है? 80 नंबर सवाल, जगदहवा बांध बिहार के किस नदी पर बनाया गया है? तो जगदहवा बांध जो है वह कैमूर में स्थित है, कोहिरा नदी पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और गलत कथन को ढूंढकर बताना है। ऊसर मिट्टी सिवान में पाई जाती है। अभी हमने ऊपर में भी बताया था, ऊसर मिट्टी सिवान में पाई जाती है, पहला सही है। बिहार के सबसे छोटे प्रमंडल में मुंगेर जिला शामिल नहीं है, यह भी सही है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि बिहार के सबसे छोटा जो प्रमंडल है वह बांका और भागलपुर, दो ही डिस्ट्रिक्ट है। कौन से प्रमंडल में? भागलपुर प्रमंडल में ये आता है। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले शामिल हैं। तो यहाँ पर है कि बिहार के सबसे छोटे प्रमंडल में मुंगेर जिला शामिल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटे प्रमंडल में बांका और भागलपुर शामिल है, मुंगेर नहीं, तो दूसरा सही है। तीसरा, रबी की फसलें ताल मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो गलत कथन की बताना है तो 81 का आंसर हो जाएगा सी। तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। अगला है सूरजगढ़ा बिहार के लखीसराय जिले में स्थित एक स्थान है जहां 2 नदियां गंगा में मिलती है। उन दोनों नदियों को बताना है। यानी कि बिहार के लखीसराय में स्थित सूरजगढ़ा नामक स्थान जहां पे 2 नदियां गंगा में मिलती है, वे 2 नदियां कौन कौन सी हैं? तो वे 2 नदियां हरोहर और क्यूल हैं। 82 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंदु प्रभा सिंह स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। देखिए, यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश जो है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, वह रेखा दोषित है। पहला गलत हो गया। दूसरा, सुधा मिश्रा बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, यह करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा दोषित और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बिहार से सुधा मिश्रा। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए 83 का। देखिए कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन कौन 4 भाषा को शामिल किया गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। 85, किस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार में आदिवासी कल्याण मंत्री की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 94वां संविधान संशोधन। 94वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2006। देखिए, पहले क्या व्यवस्था थी, चूंकि बिहार और झारखंड एक ही में था, तो यहाँ पे आदिवासी आबादी ज़्यादा होती थी, तो इसीलिए आदिवासी कल्याण मंत्री बनाने की परंपरा थी। लेकिन 2000 ईस्वी में बिहार का विभाजन हो गया, झारखंड एक नया राज्य बना, तो अधिकांश आदिवासी आबादी जो है झारखंड में शिफ्ट हो गई। इसीलिए 94वां संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से एक संशोधन करके यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि बिहार में अब आदिवासी कल्याण मंत्री होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अब बिहार में आदिवासी कल्याण मंत्री नहीं होंगे। यह प्रावधान 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में किया गया। बिहार की ग्राम पंचायतों के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी निम्नलिखित में से किस मामले का निस्तारण करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी। दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के मामलों का निपटारण करती है ग्राम कचहरी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या सभा वार्ड स्तर पर योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वार्ड पर आप देखेंगे कि सतर्कता समिति का गठन किया जाता है, जो कि वार्ड स्तर पर योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करती है। तो इसका 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। पहला,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें समस्तीपुर जेल में कैद किया गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्पूरी ठाकुर को समस्तीपुर जेल में नहीं बल्कि दरभंगा जेल में कैद किया गया था। पहला गलत हो गया। दूसरा, 1970 में उन्होंने टेल्को मजदूरों से संबंधित मुद्दों को लेकर लगभग 28 दिनों तक आमरण अनशन किया, यह सत्य है। अंग्रेजी का अनिवार्य विषय का दर्जा उन्होंने हटा दिया था, यह भी सत्य है। और राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया, यह भी सत्य है। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। बिल्कुल सही है, बिहार पहला राज्य है। दूसरा, बिहार सरकार ने 2005 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया था, यह गलत है। पंचायती राज अधिनियम बिहार सरकार के द्वारा 2006 में पारित किया गया था, जिसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात की गई थी, महिलाओं की आरक्षण देने की बात की गई थी। तो पहला सही है, दूसरा इसका स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल है, बिहार का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? बिहार का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? सर ह्यूग डोब बिहार का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर था। इसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 13 मई 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का बी। वर्ष 2016 में न्यूयॉर्क ने किस तारीख को बिंदेश्वर पाठक दिवस मनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 14 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल के पद पर रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए? ठीक है, तो आप देखेंगे कि हाल ही में तो एक उदाहरण रामनाथ कोविंद हैं और इनके पूर्व जाकिर हुसैन, तो ये दोनों एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों इसका सही है। ए और बी, यानी कि रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन पहले बिहार के राज्यपाल बने और फिर ये भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बिहार में ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति या कोरम क्या है? देखिए, प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की सहमति होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा की बैठक के लिए 1/10 नहीं बल्कि 1/20 कुल सदस्यों का 1/20वें भाग की सहमति कोरम पूर्ति होना चाहिए। ठीक है, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी। आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/10वां भाग वह कोरम का भाग होगा और ग्राम सभा के लेवल पे कुल सदस्यों का 1/20वां भाग। 93 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल अब तक का सबसे अल्प अवधि का कार्यकाल रहा है? यानी कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह का अगर कार्यकाल देखा जाए तो ये 28 जनवरी 1968 से लेकर 2 फरवरी 1968, यानी कि मात्र 3-4 दिनों के लिए यह सीएम बने थे। ठीक है, और बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे कम समय के लिए सतीश प्रसाद सिंह बने 3 दिन के लिए, और इसके बाद नीतीश कुमार जो है वो एक बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो 94 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन बिहार ग्राम पंचायत के अंतर्गत अस्थायी समिति नहीं है? बिहार ग्राम पंचायत के अंतर्गत अस्थायी समिति निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अल्पसंख्यक समिति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में, ठीक है, अब सुनिए, पहला, पूर्वी चंपारण में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से गौर से समझिए। ठीक है, यहाँ पर है कि पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में, यह गलत है। सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या जो है वह पटना में है। पटना में पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या जो है वह बिहार के अन्य जिलों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वह गलत है। दूसरा, पटना में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है, सही है। अभी हमने बताया कि चाहे पुरुष आबादी हो या फिर महिला आबादी, वे दोनों जो हैं पटना में सबसे अधिक हैं। 3 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, गलत। 50 लाख से अधिक आबादी वाले सिर्फ 2 ज़िले हैं। कौन कौन 2 ज़िले हैं? पटना और पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण,
आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। तो कौन सही कथन को चुने, तो केवल 2 सही है, 1 और 3 तो गलत हो गया। 96 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, बिहार के जिलों के लिंगानुपात का सही क्रम की पहचान करें। लिंगानुपात का सही क्रम देखिए, अगर बिहार का लिंगानुपात देखा जाए ओवरऑल बिहार का लिंगानुपात 918 है, और भारत का अगर लिंगानुपात देखा जाए राष्ट्रीय औसत तो 943 है, ठीक है। यह लिंगानुपात हो गया, सेक्स रेशियो। अब आइए सवाल की ओर, बिहार के जिलों का लिंगानुपात का सही क्रम क्या है। तो अगर आप सही क्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कैसे? गोपालगंज का जो लिंगानुपात है वह 1021 है, गोपालगंज का लिंगानुपात। इसके बाद सिवान का जो लिंगानुपात है 988 सिवान का लिंगानुपात है। सारण का लिंगानुपात 954 है, और किशनगंज का लिंगानुपात 950 है, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्रम देखने को मिल रहा है, इसका 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है 98 नंबर सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कितने जिलों में साक्षरता दर 70% से अधिक है। महत्वपूर्ण सवाल है, 70% से अधिक साक्षरता दर वाले बिहार के कितने जिले हैं, ठीक है। तो बिहार के ऐसे 6 जिले हैं जहाँ की साक्षरता दर 70% से अधिक है। कौन कौन 6 डिस्ट्रिक्ट हैं? एक तो हो गया रोहतास, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, ठीक है। मुंगेर हो गया, भोजपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, पटना हो गया, बक्सर हो गया। ये ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की साक्षरता दर 70% से अधिक है। 98 का आंसर हो जाएगा बी। 99 नंबर सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बारे में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन को बताना है, ठीक है। आइए स्टेटमेंट को देखिए। पहला, कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो यह करेक्ट है। कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, सही है। वहाँ पे जनसंख्या घनत्व 488 है, ठीक है। दूसरा, गोपालगंज में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, देखिए यह गलत है। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। कितना? 1021, ठीक है। तो यह गलत है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाएगा तो वह शिवहर होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो हमने कैमूर 488 बता दिया, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो शिवहर 1880 होगा, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बिहार के एक जिले की औसत जनसंख्या 27,31,701 है, सही है। उपर्युक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। तो गलत कथन की स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो केवल बी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और आज का हम लोग लास्ट सवाल देख रहे हैं, बिहार के उन जिलों की पहचान कीजिए जिसमें संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या तथा प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या निवास करती है, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एससी आबादी और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम एसटी आबादी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। क्यों? क्योंकि गया में आप देखेंगे कि गया में सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी देखने को मिलती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी जो है गया में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो कुल आबादी का 30.39%, लगभग 30 से 31% आबादी अगर आप संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 13,34,000 यह आंकड़ा जाता है, ठीक है। अब पहला तो हो गया, दूसरा कह रहा है कि प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अगर अनुसूचित जनजाति देखा जाए तो खगड़िया में 0.04% है, ठीक है। आप लोग गौर से सवाल को पढ़ेंगे तो आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ए। तो आज हमने 100 एमसीक्यू को डिस्कस किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, ठीक है। आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। हमारे द्वारा भी निरंतर विभिन्न टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर आदि के जरिए आप सभी की तैयारी को बूस्टअप देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे एक नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।